लोग। आशा करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आइए आज कक्षा 10 इतिहास चैप्टर 1 यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, जिसका 50 MCQ करेंगे। न्यू भारतीय शिक्षण संस्थान घोरवाड़ा बाय पवन सर। मेरा चैनल पवन सर 8544 में आपका स्वागत है। और ये मिशन ऑब्जेक्टिव स्पेशल ऑब्जेक्टिव्स में आपका स्वागत है। स्पेशल ऑब्जेक्टिव में आपको बता दें कि 10वां क्लास का क्लास 10th के सभी विषय का एक प्लेलिस्ट में आपको ऑब्जेक्टिव्स MCQ मिल जाएंगे चैप्टर वाइज चैप्टर करके। तो आप लोग चैनल से नहीं जुड़े हैं तो अभी तक तो जुड़ जाइए, लोगों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा के घंटा बजा दीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 1, राष्ट्रवाद का उदय यूरोप में कब प्रमुख रूप से देखा गया? तो ऑप्शन है, ऑप्शन ए 15वीं शताब्दी, ऑप्शन बी 17वीं शताब्दी, ऑप्शन सी 19वीं शताब्दी, ऑप्शन डी 20वीं शताब्दी। इसका सही जवाब होगा बी, ऑप्शन बी सी 19वीं शताब्दी। ऑप्शन सी सही जवाब है इसका। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 19वीं शताब्दी। तो इसमें देखिए कि दिया है यूरोप में राष्ट्रवाद का जो थी हुआ उसका कुछ व्याख्या देख लेते हैं। राष्ट्रवाद यूरोप में 19वीं शताब्दी में एक शक्तिशाली शक्ति के रूप में उभरा, जिसने राष्ट्र एकता और स्वतंत्रता के आंदोलन को बढ़ावा दिया। नेक्स्ट प्रश्न है, नेपोलियन बोनापार्ट ने फ्रांस में किस क्रांति के बाद सत्ता हासिल की? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, फ्रांसीसी क्रांति। नेपोलियन बोनापार्ट ने 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के बाद 1799 में सत्ता हासिल की और फ्रांस में सुधार लागू किए। नेक्स्ट प्रश्न है, नेपोलियन कोड किस वर्ष लागू किया गया? तो ये होगा ऑप्शन ए सही जवाब होगा 1804। नेपोलियन कोड 1804 में लागू हुआ। नेपोलियन कोड जिसे सिविल कोड भी कहा जाता है 1804 में लागू किया गया, जिसमें कानून के समक्ष समानता और संपत्ति के अधिकार शामिल थे। कानून के समक्ष समानता और संपत्ति के अधिकार शामिल थे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि आपका ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। इसमें सभी प्रश्न का हम व्याख्या भी करते चले जाएंगे, सभी प्रश्न के आंसर का, ये आप देख सकते हैं। तो आप लोग अभी तक चैनल से नहीं जुड़े तो जुड़ जाइए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 4, नेपोलियन कोड का मुख्य उद्देश्य क्या था? नेपोलियन कोड का मुख्य उद्देश्य था कानून के समक्ष समानता स्थापित करना। नेपोलियन कोड ने सामंती विशेषाधिकारों को समाप्त कर सभी के लिए समान कानून की स्थापना की थी। और ध्यान रहे कि ये सभी प्रश्न मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में आने वाले हैं। इनमें से ही प्रश्न आएंगे, इससे बाहर नहीं जाएंगे, ये हमारी गारंटी है। वियना कांग्रेस का आयोजन कब हुआ था? वियना कांग्रेस का आयोजन 1815 ईस्वी में हुआ था। नेपोलियन की हार के बाद 1815 में वियना कांग्रेस का आयोजन हुआ, जिसका उद्देश्य यूरोप में शांति और स्थिरता स्थापित करना था। इस तरह से इसका ऑप्शन बी सही होगा। और वियना कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? वियना कांग्रेस की अध्यक्षता मेटरनिख ने की थी। ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख ने वियना कांग्रेस की अध्यक्षता की और रूढ़िवादी व्यवस्था को पुनर्स्थापित करने का प्रयास किया। 7वां प्रश्न, वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था? वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य था यूरोप में राष्ट्रवादी व्यवस्था को पुनर्स्थापित करना। यूरोप में रूढ़िवादी व्यवस्था को पुनर्स्थापित करना वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य था। वियना कांग्रेस ने नेपोलियन द्वारा किए गए परिवर्तनों को उलटने और राजतंत्र को मजबूत करने का प्रयास किया। 8वां प्रश्न, यंग इटली संगठन की स्थापना किसने की थी? यंग इटली संगठन की स्थापना मेजनी ने किया था। जोसेफ मेजनी ने 1831 में यंग इटली की स्थापना की, जिसका उद्देश्य इटली को एकीकृत और गणतांत्रिक राष्ट्र बनाना था। अब देख सकते हैं कि यंग इटली का मुख्य लक्ष्य क्या था? यंग इटली का मुख्य लक्ष्य क्या था? यंग इटली का मुख्य लक्ष्य था इटली का एकीकरण और गणतंत्र की स्थापना। मेजनी ने इटली को एक स्वतंत्र, एकीकृत और गणतांत्रिक राष्ट्र बनाने का सपना देखा।
10वां प्रश्न, इटली के एकीकरण में गैरिबाल्डी का क्या योगदान था? इटली के एकीकरण में गैरिबाल्डी के क्या योगदान थे? तो इसका हो जाएगा, गैरिबाल्डी ने अपने सैन्य अभियानों, विशेषकर हजारों की यात्रा के माध्यम से दक्षिणी इटली का एकीकरण में योगदान दिया। तो इसका योगदान सैन्य अभियान में रहेगा, जो कि कहता है कि हजारों की यात्रा के माध्यम से दक्षिणी इटली को एकीकरण में योगदान दिया। 11वां प्रश्न, इटली का पूर्ण एकीकरण कब हुआ? इटली का पूर्ण एकीकरण 1870 में हुआ। इटली का पूर्ण एकीकरण 1870 में हुआ। इटली का पूर्ण एकीकरण 1870 में हुआ। ऑप्शन सी सही है, इटली का पूर्ण एकीकरण 1870 में हुआ। इटली का पूर्ण एकीकरण 1870 में हुआ। रोम के अधिग्रहण के साथ 1870 में इटली का पूर्ण एकीकरण हुआ। जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख भूमिका किसने निभाई? जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख भूमिका ओटो वॉन बिस्मार्क ने निभाई। बिस्मार्क ने अपनी कूटनीति और युद्धों के माध्यम से जर्मनी के एकीकरण को पूरा किया। जर्मनी का एकीकरण कब पूर्ण हुआ? जर्मनी का एकीकरण 1871 में पूर्ण हुआ। 1871 में फ्रांस पर्शिया युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूर्ण हुआ और विलियम प्रथम को जर्मन सम्राट घोषित किया गया। 14वां प्रश्न, बिस्मार्क ने जर्मनी के एकीकरण के लिए किस नीति का उपयोग किया? बिस्मार्क ने जर्मनी के एकीकरण के लिए किस नीति का उपयोग किया? बिस्मार्क ने जर्मनी के एकीकरण के लिए रक्त और लौह नीति का अवलंबन किया। बिस्मार्क ने सैन्य शक्ति और युद्ध के विराम से जर्मनी को एकीकृत किया। फ्रांस पर्शिया युद्ध कब हुआ था? फ्रांस पर्शिया युद्ध 1870-71 में हुआ था। इस युद्ध में पर्शिया की जीत ने जर्मनी के एकीकरण को अंतिम रूप दे दिया। जालवेरिन क्या था? जालवेरिन एक आर्थिक संगठन था। जालवेरिन जर्मन राज्यों का एक सीमा शुल्क संघ था जिसने आर्थिक एकता को बढ़ावा दिया। जालवेरिन की स्थापना कब हुई थी? जालवेरिन की स्थापना 1834 ईस्वी में हुई थी। जालवेरिन ने जर्मन राज्यों के बीच व्यापार को सुगम बनाया और एकीकरण की नींव रखी। 1848वां प्रश्न, 1848 की क्रांति का मुख्य कारण क्या था? 1848 की क्रांति का मुख्य कारण था लोकतांत्रिक अधिकारों की मांग। 1848 की क्रांतियां यूरोप में स्वतंत्रता, समानता और लोकतंत्र की मांग के कारण हुई थी। 1848 की क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? 1848 की क्रांति को वसंत क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। इसे वसंत क्रांति या जनवादी क्रांति भी कहा जाता है, क्योंकि यह 1848 के वसंत में शुरू हुई थी। 20वां प्रश्न, फ्रैंकफर्ट संसद का गठन कब हुआ था? फ्रैंकफर्ट संसद का गठन 1848 ईस्वी में हुआ था। फ्रैंकफर्ट संसद का गठन जर्मनी में एक लोकतांत्रिक और एकीकृत राष्ट्र की स्थापना के लिए हुआ। अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़। आप लोग सपोर्ट कीजिए। आप लोग छोटे चैनल वालों को सपोर्ट नहीं करते हैं, जबकि हम लोग बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं आपके लिए, और आपको हर सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज इसी तरह का MCQ हम व्याख्यात्मक प्रश्न के साथ देंगे। और आप लोग चैनल से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा के घंटा बजाइए और लोगों में भी शेयर कीजिए। धन्यवाद। फ्रैंकफर्ट संसद का मुख्य लक्ष्य क्या था? फ्रैंकफर्ट संसद का मुख्य लक्ष्य था जर्मनी का एकीकरण और संवैधानिक लोकतंत्र। फ्रैंकफर्ट संसद ने जर्मन को एकीकृत करने और संवैधानिक ढांचा स्थापित करने का प्रयास किया। 22वां प्रश्न, फ्रांस में जुलाई क्रांति कब हुई? फ्रांस में जुलाई क्रांति 1830 में हुई। जुलाई क्रांति ने फ्रांस में चार्ल्स 10वें को हटाकर लुई फिलिप को सत्ता में लाया। लिबरलिज्म का मुख्य सिद्धांत क्या था? लिबरलिज्म का मुख्य सिद्धांत था व्यक्तिगत स्वतंत्रता और समानता। लिबरलिज्म ने व्यक्तिगत अधिकारों और स्वतंत्रता और लोकतंत्र को बढ़ावा दिया। रूढ़िवाद का नेतृत्व यूरोप में किसने किया? रूढ़िवाद का नेतृत्व यूरोप में मेटरनिख ने किया। रूढ़िवाद का नेतृत्व यूरोप में मेटरनिख ने किया। मेटरनिख रूढ़िवादी विचारधारा के प्रमुख समर्थक थे जो पुरानी व्यवस्था को बनाए रखना चाहते थे। कार्बोनारी क्या था? कार्बोनारी एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन था। कार्बोनारी इटली में एक गुप्त संगठन था जो स्वतंत्रता और एकीकरण के लिए सक्रिय था। इटली के एकीकरण में काबुल की क्या भूमिका थी? इटली के एकीकरण में काबुल की क्या भूमिका थी? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, कूटनीतिज्ञ। इटली के एकीकरण में काबुल की भूमिका क्या थी? तो कूटनीतिक नेतृत्व के रूप में भूमिका थी। तो
काबुल ने अपनी कूटनीति के माध्यम से इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। 27वां प्रश्न है, कोलंबियस समझौता कब हुआ? कोलंबियस समझौता 1858 में हुआ। यह समझौता फ्रांस और सर्डिनिया के बीच हुआ, जिसने इटली के एकीकरण को बढ़ावा दिया। इटली के एकीकरण में किस युद्ध ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? इटली के एकीकरण में सार्डिनिया और ऑस्ट्रिया का युद्ध ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस युद्ध में इटली के उत्तरी क्षेत्रों को स्वतंत्र कराने में मदद की। जर्मनी के एकीकरण में डेनमार्क के साथ युद्ध कब हुआ? जर्मनी के एकीकरण में डेनमार्क के साथ युद्ध 1864 में हुआ। डेनमार्क के साथ युद्ध में स्वेस्विग और होल्स्टीन को जर्मनी में शामिल करने में मदद की। 30वां प्रश्न, ऑस्ट्रिया पर्सिया युद्ध कब हुआ? ऑस्ट्रिया पर्सा युद्ध या पर्सिया युद्ध कब हुआ? ऑस्ट्रिया पर्सा या यहाँ पर्सिया लिखा है, किताब में पर्सा का चर्चा किया गया है, तो पर्सिया पर्सा दोनों एक ही है। पर्सा, ऑस्ट्रिया पर्सा युद्ध, ऑस्ट्रिया पर्सा युद्ध, सॉरी ऑस्ट्रिया पर्सा, हाँ पर्सा। ये युद्ध कब हुआ? तो 1866 में हुआ। इस युद्ध में पर्सा की जीत ने जर्मनी के एकीकरण को गति दी। वर्साई की संधि 1871 का संबंध किस युद्ध से था? वर्साई के युद्ध का संबंध फ्रांस और पर्सा के युद्ध से था। इस संधि ने जर्मनी के एकीकरण को अंतिम रूप दिया और एल्सास लॉरेन को जर्मनी में शामिल किया। राष्ट्रवाद की भावनाओं को बढ़ावा देने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने में कवियों और लेखकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। साहित्य और कला ने लोगों के राष्ट्र चेतना को जागृत किया। रोमांटिक राष्ट्रवाद का संबंध किससे था? तो सांस्कृतिक और भावनात्मक एकता से। रोमांटिक राष्ट्रवाद का संबंध सांस्कृतिक और भावनात्मक एकता से था। कथा रोमांटिक राष्ट्रवाद ने भाषा, संस्कृति और इतिहास के आधार पर राष्ट्र एकता को बढ़ावा दिया। इटली के एकीकरण के समय सार्डिनिया के शासक कौन था? इटली के एकीकरण के समय सार्डिनिया के शासक विक्टर एमेनुअल द्वितीय था। विक्टर एमेनुअल इटली के एकीकरण के समय सार्डिनिया का शासक विक्टर एमेनुअल द्वितीय था। विक्टर एमेनुअल द्वितीय एकीकृत इटली के पहले राजा बने। जर्मनी के एकीकरण, 35वां प्रश्न, जर्मनी के एकीकरण के समय पर्सा का शासक कौन था? जर्मनी के एकीकरण के समय पर्सा का शासक विलियम प्रथम था। विल्हेम लिखा है लेकिन विलियम प्रथम, याद रखिएगा, विलियम प्रथम था। ऑप्शन ए, विलियम प्रथम एशिया के राजा थे और बाद में जर्मनी के सम्राट बने। 36वां प्रश्न, क्रीमिया युद्ध कब हुआ था? क्रीमिया युद्ध बता दें आपको 1853 से 56 हुआ था। 1853 से 56 तक चला था। 1853 से 56 तक। इस युद्ध ने यूरोप में शक्ति संतुलन को प्रभावित किया और राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया। नेपोलियन की अंतिम हार कब और कहाँ हुई थी? नेपोलियन की अंतिम हार 1815 में वाटरलू में हुई थी। नेपोलियन का अंतिम हार 1815 में वाटरलू में हुआ था। नेपोलियन की अंतिम हार 1815 में वाटरलू के युद्ध में हुआ था। हैब्सबर्ग वंश, 38वां प्रश्न, हैब्सबर्ग वंश का संबंध किस देश से था? हैब्सबर्ग वंश का संबंध ऑस्ट्रिया से था। हैब्सबर्ग वंश ऑस्ट्रिया का शाही परिवार था जो यूरोप में रूढ़िवादी का प्रतीक था। कार्ल मार्क्स का संबंध किस विचारधारा से था? कार्ल मार्क्स का संबंध किस विचारधारा से था? साम्यवाद से। कार्ल मार्क्स का संबंध साम्यवाद से था। कार्ल मार्क्स ने साम्यवादी विचारधारा को बढ़ावा दिया जो वर्ग संघर्ष पर आधारित थी। अच्छा, प्रश्न संख्या 40, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो कब प्रकाशित हुआ? कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो कब प्रकाशित हुआ था? 1848। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1848 में प्रकाशित हुआ था। व्याख्या, कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स ने 1848 में कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो प्रकाशित किया था। और 41वां प्रश्न, फ्रांस में 1848 की क्रांति का परिणाम क्या था? फ्रांस में 1848 की क्रांति का परिणाम हुआ कि द्वितीय गणतंत्र की स्थापना हो गई। 1848 की क्रांति के बाद फ्रांस में लुई फिलिप को हटाकर द्वितीय गणतंत्र की स्थापना हुई। अच्छा, फ्रांस में द्वितीय गणतंत्र की स्थापना 1848 की क्रांति के बाद हुई। 42वां प्रश्न, शक्ति संतुलन का सिद्धांत। शक्ति संतुलन का सिद्धांत। शक्ति संतुलन का सिद्धांत। शक्ति संतुलन का सिद्धांत किसके द्वारा लागू किया गया? शक्ति संतुलन का सिद्धांत मेटरनिख के द्वारा लागू किया गया। मेटरनिख ने वियना कांग्रेस में शक्ति संतुलन की स्थापना की। शक्ति संतुलन की नीति को लागू किया। इटली के एकीकरण में हजारों की यात्रा का नेतृत्व किसने किया था?
गैरिबाल्डी ने। हजारों की यात्रा का नेतृत्व गैरिबाल्डी ने किया था। गैरिबाल्डी ने 1860 में हजारों की यात्रा के माध्यम से दक्षिणी इटली को जीता। जर्मनी के एकीकरण में सेडान का युद्ध कब हुआ? जर्मनी के एकीकरण में सेडान का युद्ध 1870 में हुआ। सेडान का युद्ध फ्रांस पर्सा के युद्ध का हिस्सा था जिसने जर्मनी के एकीकरण को गति दिया। उदारवादी राष्ट्रवादी का समर्थन किस वर्ग ने किया? उदारवादी राष्ट्रवादी का समर्थन किस वर्ग ने किया? तो इसका सही जवाब होगा बी, मध्यम वर्ग। मध्यम वर्ग ने। उदारवादी राष्ट्रवादी का समर्थन मध्यम वर्ग ने किया। मध्यम वर्ग विशेषकर शिक्षित लोग उदारवादी राष्ट्रवाद के समर्थक थे। और प्रश्न संख्या 46, वियना की संधि कब हुई थी? वियना की संधि कब? 1815 में। वियना की संधि 1815 में हुई थी। वियना की संधि 1815 में हुई थी। वियना की संधि ने नेपोलियन के बाद यूरोप की व्यवस्था को पुनर्गठित किया। पैन स्लाविज्म का संबंध किससे है? पैन स्लाविज्म का संबंध रूस और स्लाव देश से है। पैन स्लाविज्म स्लाव लोगों के एकजुट करने की विचारधारा थी। और इटली के एकीकरण में रोम को कब राजधानी बनाया गया? इटली के एकीकरण में रोम को 1870 में राजधानी बनाया गया। 1870 में रोम को एकीकृत इटली की राजधानी बनाया गया। 49वां प्रश्न, जर्मनी के एकीकरण में पर्सा की राजधानी कहाँ थी? या पर्सिया की राजधानी कहाँ थी? इसका सही जवाब होगा बर्लिन। पर्सा की राजधानी बर्लिन थी। बर्लिन पर्सिया और बाद में एकीकृत जर्मनी की राजधानी बना। राष्ट्रवाद की अवधारणा में निम्नलिखित में क्या शामिल था? राष्ट्रवाद की अवधारणा में निम्नलिखित में से क्या शामिल था? इसका सही जवाब होगा साझा संस्कृति, भाषा और इतिहास। साझा संस्कृति, भाषा और इतिहास। राष्ट्रवाद ने लोगों को उनकी साझा पहचान के आधार का साझा पहचान के आधार पर एकजुट किया। राष्ट्रवाद ने लोगों को उनके साझा पहचान के आधार पर एकजुट किया। तो आप लोग इन सारे प्रश्नों को देखिए और इससे बाहर प्रश्न नहीं जाएंगे, यह मैं विश्वास दिलाता हूँ। इससे बाहर नहीं जाएगा। तो आप लोग अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। कल अगले चैप्टर को लेकर आएंगे। हिस्ट्री का एक पार्ट बाय पार्ट पूरा कर देंगे। इसके बाद सिविक्स का आएंगे, साइंस का आएंगे, सबका इसी तरह आएंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। तब तक आप स्वस्थ रहिए, सावधान रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।